तो हमारी जो आज की चर्चा का विषय है वो है पोस्टपार्टम। एक सेकंड, मैं इसको यहां से हटा दूं। पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर्स या प्रसवोत्तर अवसाद। ठीक, अब इसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूंगी। अमिता, अभी फुल स्क्रीन नहीं हुआ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब हुआ? अब फुल स्क्रीन हुआ है? नहीं। अच्छा, मैं इसको फिर स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करती हूँ। ओके। अब हुआ? नहीं, नीचे से कर लो, नीचे से जो वो थे ना आइकन्स। नीचे से ही करा है मेरे, इसमें आ रहा है। आई डोंट नो क्यों उसमें इसमें नहीं आ रहा है। कैन एनीबडी कमेंट? रीता दीदी, कैन यू सी फुल स्क्रीन? मेरे में तो फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। रीता दीदी, बाकी बहनें थोड़ा बताएंगी कि ये फुल प्रेसिंग स्क्रीन आ रहा है F5 या can नहीं। help. रीता दीदी saying pressing F5 can help. Full screen not coming. आंटी नमस्ते, आप जूम को मिनिमाइज कर लीजिए, स्टॉप शेयर करके जूम मिनिमाइज कर लीजिए, और आपने जो स्लाइड शेयर की है, स्लाइड शो किया है आपने, उसको आप फिर से दोबारा शेयर कीजिए, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड शो को। ठीक ठीक बेटा। डॉक्टर साहब, हम ऐसे ही चलने दें क्योंकि उस पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। हाँ चलिए ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही कर लेंगे। वैसे क्लियर है स्लाइड्स, अगर नहीं होगा तो ऐसे ही कर लेंगे। यस। अब आया फुल स्क्रीन? क्योंकि मैंने फिर से शेयर किया और मेरे पे फुल स्क्रीन आ रहा है। अच्छा, नहीं आप ऐसे ही कंटिन्यू करो, नहीं आ रहा कोई समस्या होगी, बट वी कैन क्लियरली सी, डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है ना? अगर हाँ। सो सॉरी, पता नहीं क्यों इसमें तो आ रहा है मेरे में फुल स्क्रीन। ठीक, तो अब इसकी आज के इस चर्चा की शुरुआत मैं अपनी एक मेरी मरीज भी है और मित्र भी हैं, उनकी स्टोरी से करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बताया कि जब उनका पहला बच्चा हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी होती है। मुझे अपने शरीर को लेकर भी थोड़ी चिंता थी। इसके कारण मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी और बहुत गुस्सा आता था। यहाँ तक कि ऑफिस में रहो तो घर की चिंता, और घर पर रहो तो ऑफिस का तनाव रहता था। अब ये जो कहानी हमने आपसे शेयर करी है, आई एम श्योर कि हमारे साथ जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं, कईयों के साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई होगी और ये कहानी उनके जीवन में भी हुई होगी। तो यहां मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में अवसाद होना बहुत सामान्य है। प्रसव के बाद महिलाओं के व्यवहार में बहुत उदासी, तनाव, चिड़चिड़ाहट और गुस्से जैसे बदलाव आते हैं, और अक्सर घर में इसको बहुत नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप सबने देखा होगा कि जब भी प्रसव होता है उसके बाद सभी का ध्यान बच्चे पे आ जाता है।
जो शिशु है उसके आने की खुशियां हो मनाई जाने लगती हैं, लोग बच्चे के में बहुत बिजी हो जाते हैं और माँ को एक तरह से भूल जाते हैं। और परंतु इन शोर शराबे के बीच में माँ बिल्कुल अकेली हो जाती है और साथ में उसके ऊपर एक नए शिशु का, एक नए बच्चे का बोझ भी आ जाता है। उसे समय समय पर दूध पिलाते रहने की बात आती है, उसके गीले कपड़ों को साफ करने की बात आती है, उसको ठीक से रखने की बात आती है, उसको ठंड से बचाने की बात आती है, रात में यदि बच्चा जगे तो उसके साथ जगने की बात होती है, दिन में अगर बच्चा सोता है तो माँ की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाने लगे, क्योंकि आजकल हम सब ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, घर में सपोर्ट भी बहुत कम हो जाता है। तो इन सभी स्थिति में ये बहुत नॉर्मल देखा गया है कि महिला बहुत उदास सी रहती है, बहुत तनाव में रहने लगती है, माँ के अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। और अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारा प्रसव हो गया है, इतना प्यारा बच्चा मिल गया है। परंतु माँ जो होती है वो बहुत इन्हीं चीजों में उलझ के और बहुत परेशान हो जाती है। और अगर माँओं से पूछा जाए तो वो यही कहती हैं कि मेरा काम बहुत बढ़ गया है, मैं ये सब संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं पा रही हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और इसको ज्यादातर कंडीशंस में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो है, ये ध्यान रखें कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। प्रसव के उपरांत ऐसा होना नॉर्मल नहीं है, सामान्य नहीं है। ये प्रसव के उपरांत होने वाले अवसाद की पहली निशानी है। और अगर हम देखें जो प्रसव पूर्ण जो अवसाद होते हैं तो उसका पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम से मेरा कहने का मतलब है वो कम से लेके बहुत अधिक तक होता है। कभी कभी ये बहुत कुछ समय तक रहता है, बच्चा हुआ उसके 2-3 दिन बाद शुरू हुआ, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा गुस्सा रहता है, जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। और एक मैंने सामने चार्ट एक आपके वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मुझे पता है ये फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें कि 50 से 75, इनफैक्ट कई जगहों पे ये भी लिखा गया है कि 85% महिलाओं को भी ये परेशानी हो सकती है। और चूंकि ये थोड़ी कम इंटेंसिटी की परेशानी होती है तो इसको कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज। यही जब थोड़े और दिन तक बढ़ जाता है, थोड़ी और इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, माँ को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, तो हम उसको कहते हैं कि अब इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है। और इसी की इंटेंसिटी यदि और भी बढ़ जाती है कि माँ को कभी कभी खुद को भी खत्म कर लेने का मन होता है, लगता है ये बच्चा कहीं चला जाए, बच्चे को उठा के कभी कभी हम लोगों ने देखा है अस्पतालों में कि माएं फेंक देती हैं, या उनको लगता है कि मैं छत से कूद जाऊं, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, या उनको लगता है कि सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब मुझे भला बुरा कह रहे हैं। तो ये जो हेल्यूसिनेशंस है, ये डिल्यूजन्स जब आ जाते हैं तब हम उसको कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो बहुत कम महिलाओं को होता है। यानी 1000 महिलाओं में केवल एक महिला को इतना सीरियस अवसाद होता है जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। ये तो 3 मुख्य प्रकार के अवसाद हैं। कुछ अन्य भी अवसाद होते हैं जिनकी अगर समय रहा तो हम लोग थोड़ी मोड़ी चर्चा करेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ एक बार, ये जो स्पेक्ट्रम है ये इसका बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये जो हमारी प्रसूता है, हमारी जो नई माँ है, उसका सभी को बहुत ध्यान देना है। और सभी में
इस चीज की जागरूकता होनी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत जरूरी है कि ये पोस्टपार्टम पीरियड में जो प्रसव उपरांत अवसाद जो होता है उसका ध्यान दिया जाए, वरना इन महिलाओं को अगर ध्यान इन पे ना दिया जाए तो कभी कभी आगे चलकर माँ की जिंदगी खतरे में होती है या बच्चे की जिंदगी में खतरा होता है, और इन माताओं को आगे चल के लाइफ में भी आगे डिप्रेशन, साइकोसिस, शाइजोफ्रेनिया और ऐसी अन्य मानसिक बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे छोटे मोटे हल्के स्तर वाले अवसाद के बारे में, जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं या प्रसव उपरांत की उदासी कहते हैं। ये समस्या बहुत कॉमन होती है और 15 से 50। अमिता, वी आर नॉट, योर स्लाइड्स आर नॉट मूविंग फॉर अस। अच्छा, अभी भी नहीं मूव कर रही है? नहीं, मूव नहीं करी, मतलब पहला ही बस डिस्प्ले हो रहा है केवल। ओहो, एक बच्ची कुछ बता रही है, वो बच्ची बेटा तुम हमें आप थोड़ा सा बताओ मैं क्या करूं इसके लिए। जी आंटी, आपके ऊपर अभी आ रहा होगा कि पॉज शेयर पॉज हो गई होगी, आपको ऊपर दिखा रहा होगा। नहीं, इसमें तो अभी चल रहा है कि शेयर है, पॉज हुई नहीं है। क्या मैं इसको पॉज करूं? हाँ, पॉज करके रिज्यूम कर दिया मैंने और रिज्यूम स्लाइड शो कर दिया। अब देखो। नहीं आंटी, आपको पॉज करनी पड़ेगी, स्टॉप शेयर कर दीजिए और जैसे आपने स्लाइड शेयर कर रखा है फुल स्क्रीन पे, हाँ। आप वही फुल स्क्रीन पे रहते हुए जूम पे जाइए, वापस जूम की विंडो पे आ जाइए। अच्छा, जूम की विंडो पे आ गए बेटा। अब आप जो शेयरिंग है वो स्टॉप कर दीजिए वहां पे और न्यू स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया। हाँ, मैं जूम पे हूँ बेटा। हाँ, न्यू शेयर कीजिए और वहां पे आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा 2 पावर पॉइंट। हाँ, फिर हमने शेयर पे हम आ गए, वहां आपको 2 दिख रहा होगा, एक पावर 2 पावर पॉइंट दिख रहे होंगे, एक स्लाइड के साथ होगा, एक फुल स्क्रीन वाला होगा। तो फुल स्क्रीन वाले को आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया बेटा। अब दिख रहा है कुछ? हाँ, यस, परफेक्ट। चलो, ये छोटी बिटिया जो है प्रेरणा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। देखो, तुमने हमें आज एक नई चीज भी सिखा दी। थैंक यू। अब बढ़ी स्लाइड। थैंक यू। या नाउ तो ये जो मैं स्लाइड की बात कर रही थी अभी, वो यही स्लाइड था जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि ज्यादातर महिलाओं को सिर्फ पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं। कुछ होती हैं जिसमें ये लंबे समय तक ये उदासी चलती है और वो ज्यादा सीरियस तरह की होती है, जिसमें माँ बहुत उदास होती है, उसको बिल्कुल नींद नहीं आती है, खाने का मन नहीं होता है, अपनी जिंदगी खत्म कर लेने का मन होता है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और कुछ माताओं को, 1000 में 1 माँ को पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है, जिसमें माँ को ये लगता है कि अब मैं बच्चे को भी मार दूं या खुद मर जाऊं, या ये बच्चा किसी की बातें सुन रहा है और ये मुझे तंग कर रहा है, या लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। माँ को बहुत हैल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं, वो होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। मेरी स्लाइड अब आगे मूव कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमिता, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम बात करेंगे पोस्टपार्टम ब्लूज की। और अगर हम पोस्टपार्टम ब्लूज जो है उसको इस तरह से समझें कि ये प्रसव उपरांत की उदासी है। बस एक नई माँ जो है उसको नॉर्मली बहुत खुश होना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश वो माँ उदास लग रही है तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हो सकता है इस अवसाद की शुरुआत हो, और यदि इसको शुरुआत में एड्रेस कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो माँ के लिए, बच्चे के लिए और परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। तो पोस्टपार्टम ब्लूज या उदासी जो है ये करीब 15 से 85% महिलाओं में देखी जाती है,
और इसके लक्षण ऐसे ही होते हैं जैसे माँ को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, कभी तो लोग रहेंगे तो वो खुश रहेगी, अचानक वो बहुत परेशान हो जाएगी और चिल्लाने लगेगी, या बहुत उदास सी हो जाएगी, थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाएगी माँ, या उसको लगेगा कि अब बहुत रोने का मन हो रहा है। वो अक्सर ऐसी माँओं से अगर यदि पूछा जाए तो वो कहती हैं कि अब मेरा बहुत रोने का मन होता है और मुझे नहीं लगता है मैं बच्चे को संभाल पाऊंगी या नहीं, और मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तो ये सारे लक्षण होते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज या प्रसव उपरांत की उदासी के। और ज्यादातर महिलाओं में इस व्यवहार में आया ये बदलाव कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है और इसके लिए कहीं दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि यह ज्यादा लंबे समय तक रहे तो फिर यह डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि माँ और बच्चे के लिए गंभीर हो जाता है। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यदि कोई नई माँ आपके आसपास है जो थोड़ी उदास सी रहती है, जिसे रोने का मन करता है, जो बार बार जिसे लगता है कि वो बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगी, वो अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, जरूरत है ऐसी माँ को आप सपोर्ट करें, उसको सांत्वना दें, उसकी मदद करें, क्योंकि उसमें अवसाद यदि आ गया है तो जरूरत है कि कोई उसके बच्चे के साथ उस नई माँ की मदद करे, तभी वह जल्दी ठीक हो सकेगी। और इसमें घर की और परिवार की सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि उसको अकेले यदि बच्चे के साथ छोड़ दिया जाए तो ये परेशानी बढ़ती जाएगी और फिर ये डिप्रेशन का रूप ले लेगी। अब हम चर्चा करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। ठीक है, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें बीमारी थोड़ी अधिक बढ़ जाती है। माँ को भूख नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती है, वो अपने आप में एकदम गुम रहती है, ख्यालों में खोई रहती है, बच्चा रोता रहता है, अक्सर वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है, और भूखा बच्चा अगर चिल्ला भी रहा होता है, गीले में पड़ा होता है, परंतु उसका ध्यान अपने ख्यालों में ही रहता है। और कभी-कभी ऐसी माँ को आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं। उससे बात करें तो वो कहेगी कि मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी वीक। कभी कभी उसको बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, अपराध बोध की भावना उसमें होती है, या कभी कभी वो अपने को बिल्कुल बेकार समझती है। वो सबसे यही कहती है कि मैं तो अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, या कभी कभी स्पष्ट नहीं सोच पाती है कि इस समय क्या चीज जरूरी है, क्या करना चाहिए। तो ये सब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, और इसे अगर सही समय पर पहचाना ना जाए तो कई बार ये महिला अपना बच्चा संभालना छोड़ देती है और ये बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। और 15% नई माँओं में यह इस प्रकार का अवसाद देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है हम सभी को, ये जागरूकता हम सब में होनी है, हम सभी को ध्यान रखना है कि यदि नई माँ के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत उदास चिड़चिड़ी रह रही है, बात बात पे रोने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, या कभी वो किसी से ये शेयर करती है कि मुझे बच्चे से दूर कर दो, इस बच्चे को ले जाओ, या मुझे आत्महत्या का ख्याल आता है, तो ध्यान रहे कि यह सब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टपार्टम साइकोसिस की, जो सबसे खतरनाक रूप है इस अवसाद का। ये बहुत जरूरी है जानना कि ये एक बेहद गंभीर परेशानी है, और ये तभी होती है यदि इस पोस्टपार्टम ब्लूज यानी उदासी को और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को सही समय पर नहीं आपने पकड़ा, तो ये एक विभत्स रूप ले लेती है, एक गंभीर परेशानी के रूप में खड़ी हो जाती है, जो कि 1000 में से 1 या 2 नई माँओं में देखने को मिलता है।
और इसके लक्षण डिलीवरी के 2-3 घंटे से लेके 4 हफ्ते 8 हफ्ते तक भी नजर आ सकते हैं। ये एक तरह से एक पागलपन की स्थिति हो जाती है जब वो नई माँ हर किसी को, हर चीज को शक की निगाहों से देखने लगती है। उसे कभी लगता है कि इस बच्चे के अंदर भूत आ गया है या कोई प्रेत आत्मा आ गई है जो उसे तंग कर रही है, या कभी उसे लगता है कि जब मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो वो बच्चा मुझे काट लेने की कोशिश कर रहा है, या उसे लगता है मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है, या उसको लगता है कि मेरे आसपास कुछ घूम रहा है, कुछ अजीब अजीब चीजें उसको नजर आने लगती हैं, उसको हर चीज से डर लगने लगता है, उसे लगता है कि कमरा बंद कर लो नहीं तो कोई घुस आएगा। ये जब चीजें लगने लगे तो ये समझना चाहिए कि इस नई माँ को पोस्टपार्टम साइकोसिस है। और यदि इस तरह के लक्षण किसी में दिखे तो बिना देरी किए फौरन मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करना बहुत बहुत आवश्यक है। वरना कई बार ये देखा गया है कि ऐसी माएं अपने को हानि पहुंचा लेती हैं या अपने बच्चे को हानि पहुंचा देती हैं। तो इन सब चीजों से यदि बचना है तो पोस्टपार्टम ब्लूज यानी उदासी के ही समय इसको पकड़ लेना है और इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अब हम लोग देखेंगे कि एक और एंटिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम एंजाइटी। अब ये जो पोस्टपार्टम एंजाइटी है वो एक अवसाद नहीं होता है, वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। कई माएं आपने देखा है वो बहुत हर चीज में बड़ी एंशियस हो जाती हैं। वो परफेक्शनिस्ट माओं में ये अक्सर देखा गया है कि वो चाहती है कि हर चीज सब बहुत अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो। कोई भी चीज यदि उनके हिसाब से ना हो तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, बहुत निराश हो जाती हैं, बहुत हताश हो जाती हैं, उनके अंदर बहुत गिल्ट फीलिंग आ जाती है, अपराध बोध आ जाता है। तो इसको पोस्टपार्टम एंजाइटी कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो अगर वो कुछ समय में ठीक हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, वरना इसका बच्चे की परवरिश या और बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अतः इस तरह के लक्षण यदि नजर आए तो डॉक्टर्स की राय ये होती है कि तुरंत किसी डॉक्टर से या मनोचिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि पोस्टपार्टम एंजाइटी अपने से नहीं ठीक होगी, उसको डॉक्टर्स की राय के हिसाब से, उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करके और उसे ठीक करना पड़ेगा। फिर एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक क्या होता है? पैनिक होती है एक बहुत तेज सी घबराहट। कभी कभी कुछ लोगों में होता है कि अचानक से उनको घबराहट होने लगती है, पसीने पसीने हो जाते हैं और उनको लगता है पता नहीं क्या होगा। और ये आम तौर पर देखा गया है कि जैसे कई बार लोग कहीं बाहर जाना है, ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, तो बहुत घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि घंटे 2 घंटे पहले ही जाके बैठ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे, कि नहीं तो घबराहट होने लगती है। इम्तिहान के पहले आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि बहुत घबराहट होने लगती है। तो उसी तरह का ये नई माओं के अंदर भी कभी कभी पैनिक डिसऑर्डर देखा जाता है, जिसमें माँ की सांस फूलने लगती है, धड़कन तेज होने लगती है और हर समय उसको लगता है कि मुझे मर ना जाऊं, सीने में दर्द होने लगता है। तो ये समस्या बात बात पर जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाली महिलाओं में अधिक होता है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें माँ को सिर्फ सांत्वना देने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है, उसे काउंसल करने की जरूरत है कि वो शांत हो जाए। उसकी जो परेशानियां हैं वो सुनने की जरूरत होती है कि आप सुने समझे कि वो किन चीजों से परेशान हो रही है। उसको ये लगना चाहिए कि यदि ये प्रॉब्लम आई तो ये सब खड़े हो जाएंगे, तो ये पैनिक डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो सकता है। तो मुख्यतः अगर हम
फिर वापस हम अपने टॉपिक पे लौट के आए अगर कि प्रसव के उपरांत जो अवसाद हैं, जो 3 मुख्य तरह के अवसाद हैं जिनके बारे में हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो है पोस्टपार्टम ब्लूज या उदासी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो अगर इस चार्ट को देखें तो इस तीनों में क्या फर्क है मैंने अभी आपको सब बताया है, बट इसको हम और डिटेल में अगर डिस्कस करें तो ये जानना है कि पोस्टपार्टम ब्लूज सबसे कॉमन होता है, 50 से 85% नई माओं में होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन उससे थोड़ा कम होता है, यानी 13 से 15% माओं को होता है। और पोस्टपार्टम साइकोसिस बहुत कम माओं में देखा जाता है, 1000 में 1 या 2 माओं में ही ये दिखता है। किस समय होता है ये? जो पोस्टपार्टम ब्लूज है ये शुरुआत के समय में ही होते हैं। फिर अगर ये 1-2 हफ्ते में ठीक ना हो और इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए तो हम इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो शुरू के 1 साल तक भी रह सकता है। और जो पोस्टपार्टम साइकोसिस है वो आमतौर पर शुरू के 3 महीनों में ही दिखने लगती है, यदि पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया गया, उसको उस पे ध्यान नहीं दिया गया और उसके लिए कुछ नहीं किया गया, और माँ अकेली इन चीजों से यदि जूझ रही है, तब पोस्टपार्टम साइकोसिस होने की संभावना अधिक होती है। पोस्टपार्टम ब्लूज में अगर देखें तो सिर्फ उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बात बात पे छोटी छोटी बातों पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या वो चिल्लाने लगती है या गुस्सा करने लगती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अगर यही चीज बहुत दिनों तक चले, साथ में उसके अंदर एक अपराध बोध होने लगे, वो हर समय उदास रहने लगे, उसे नींद आना कम हो जाए, या वो दिन भर चादर ओढ़े पड़ी रहे, या उसे खाना खाने का मन ना हो, या उसके अंदर खुद को मार देने के ख्याल आए, या उसे ये कहे कि मैं बहुत थक जाती हूँ और हर समय थकान महसूस होती है। सुबह सो के उठी या जब बच्चा सो गया और उसे सुला दिया गया उसके बाद भी यदि उसको थकान लग रही है तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का साइन। और यदि यही माँ बहुत एजिटेटेड है, चीख चिल्ला रही है, भागना चाहती है, छत पे जाके कूदना चाहती है, बच्चे को उठा के फेंक देती है, या वो ये कहती है कि सब मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, सब मेरे पीछे लगे हुए हैं, इस बच्चे को भी मेरे पीछे लगा दिया गया है कि ये मुझे मार दे, या उसको दिन रात में फर्क नहीं समझ में आता है, तो ये साइकोसिस के सिम्टम्स हैं। और क्या करना है? जो पोस्टपार्टम ब्लूज है ये समझना है कि ये सारी चीजें जो हैं ये खुद से धीरे धीरे, इनका सबका ट्रीटमेंट करीब करीब एक ही है कि माँ को बहुत सपोर्ट देना, माँ को सहारा देना, माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको घर के लोगों को मिलके शेयर करना। और जो पोस्टपार्टम ब्लूज हैं वो तो इन्हीं चीजों से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यदि माँ को कोई ना कोई सहारा दे, कोई उसके साथ रहे, कोई उसकी परेशानी सुने, कोई उसकी परेशानियों में हाथ बटाए, बच्चे के साथ कोई मदद कर दे, यदि वो सो ना पाए तो कोई बच्चे को थोड़े समय को रख ले और उसे सोने को दे दिया जाए, समय समय पर उसको ठीक से अच्छा हेल्दी खाना मिल जाए। अगर सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो ये पोस्टपार्टम ब्लूज फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है उसके लिए तो डॉक्टरी सलाह लेनी बहुत बहुत आवश्यक, बहुत बहुत अनिवार्य हो जाएगी। और पोस्टपार्टम साइकोसिस में तो महिला को अस्पताल में, असाइलम में भर्ती करने की भी जरूरत हो जाएगी, और ये एक अक्यूट इमरजेंसी इसको समझना है, और इसमें उसको बहुत सहारे की, बहुत सहयोग की, बहुत मदद की और डॉक्टरी सपोर्ट की
मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। फिर अब देखें कि किन महिलाओं में ये पोस्टपार्टम जो ब्लूज हैं या डिप्रेशन है या साइकोसिस है, यानी ये जो पूरे प्रसवोत्तर अवसाद है, वो किन महिलाओं में ज्यादा अधिक देखने को मिलता है। तो ये उन महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है जो पहले से ही थोड़ी एंग्शियस टाइप की होती हो, जो गर्भावस्था में भी बहुत परेशान सी रहती हो कि ये ठीक होगा या नहीं, ये कैसे होगा, प्रसव कैसे होगा, कौन मदद करेगा, या जिन महिलाओं को पहले कभी भी डिप्रेशन हुआ हो, या जिनकी जिंदगी में हाल ही में कोई तनावपूर्ण घटना हुई हो, जैसे कि अगर तलाक हुआ हो। बहुत सारी आजकल अब हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारी सिंगल मदर्स होती हैं, या जैसे किसी अपने को बहुत गंभीर परेशान बीमारी हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो। ये आजकल जो कोविड टाइम्स में हम चल रहे हैं, तो इसमें ये बहुत कॉमन है। हर महिला को जिसको ये अवसाद होता है, उसके पास कोई ना कोई कहानी सुनाने को होती है, उसकी घबराहट के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई घटना होती है, जिससे वो और अधिक डिप्रेस्ड, और अधिक एंग्शियस, और अधिक परेशान हो जाती है। फिर ये उन घरों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, उन माओं में जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती हैं। जॉइंट फैमिली का सिस्टम अब बहुत कम हो गया है, सब अब काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, और स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसी जगहों पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, अकेले ही हर कुछ संभालते हैं। तो ये उन घरों में भी ज्यादा होता है, उन माओं में भी ज्यादा होता है जहां सामाजिक सहयोग की कमी होती है ना। और आजकल अगर आपने देखा होगा तो हमारी सोसाइटी बड़ी डिफरेंट हो गई है ना। जो पुराने लोग हैं वो शायद इस चीज को ज्यादा समझ सके कि पहले सब मिलजुल कर रहते थे, आस पड़ोस में कौन रह रहा है, कहाँ क्या परेशानी है, सब एक दूसरे की मदद करते थे, सबको एक दूसरे के बारे में पता होता था, सब आ जाते थे। आजकल ये जमाना नहीं है, आजकल सब अपने अपने में रहते हैं। वर्चुअल फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन असली फ्रेंड्स जो जरूरत पर मदद करें ये बहुत कम होते हैं, और ज्यादातर सिर्फ दूर का ही रिश्ता होता है, हाय हेलो तक का ही रिश्ता होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी अवस्था में सामाजिक सहयोग बहुत आवश्यक है कि इस अवसाद को कम किया जा सके। फिर ये उन माओं में भी ज्यादा होता है जो बच्चे की देखभाल को लेकर बहुत परेशान होते हैं। और आजकल जैसा आपने देखा है कि कोविड टाइम्स है, कोई नहीं चाहता है कि कहीं बाहर से कोई आए, तो पहले ऐसे घरों में भाई नर्स रख ली जाती थी, आयाओं को, बाईजी लोगों को बुला लिया जाता था, जो जापा नर्स हम लोग कहते थे, जो आती थी वो रहती थी और मदद करती थी बच्चे के नहलाने में, बच्चे की मालिश में, बच्चे का दूध पिलाती थी माँ तो डकार दिलाने में, और उसके कपड़े वगैरह साफ करने में। तो ये चीजें आजकल नहीं हो रही, तो बच्चे की देखभाल को लेकर भी नई माँ कई बार बहुत परेशान होती है, और जब वो अत्यधिक परेशान हो जाती है तो ये एक अवसाद का रूप भी ले सकता है। फिर जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको कुछ परेशानी भी होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत शांत से होते हैं, बहुत क्वाइट होते हैं, बहुत वेल बिहेव बच्चे होते हैं, वो सोते हैं तो बहुत अच्छे से सो जाते हैं, दूध पी के उठते हैं तो दूध फिर पिला दो तो पी के फिर चुपचाप सो जाते हैं। लेकिन कुछ और बच्चे होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी बच्चों को बहुत गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, कभी कभी बच्चों को लेट के दूध पीने की वजह से कान में दर्द हो जाता है, जिससे बच्चे रोते रहते हैं। तो ऐसे अगर बच्चे को कुछ परेशानी हो और बच्चा लगातार रोता रहे 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, माँ विचलित हो जाती है। और वो ये भी अगर अकेले माँ जूझ रही है इस परेशानी से, तो ये अवसाद को जन्म देता है। फिर सिंगल पेरेंट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और आजकल हम अगर अपने मेट्रोज में देखें, अपनी बड़ी सिटीज में देखें, यहाँ तक कि लखनऊ में भी देखें, तो काफी सिंगल पेरेंट्स होते हैं, या
हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन वाइफ कहीं और रह के काम कर रही है, हस्बैंड कहीं और रह रहा है। प्रसव के समय तो सब आ जाते हैं, फिर सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। और वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में मैंने ऐसा भी देखा है कि ये जो कुछ नई माएँ होती हैं वो वर्क भी कर रही होती हैं फ्रॉम होम, बच्चे को भी देख रही होती हैं और अकेले हर चीज संभाल रही होती हैं। तो जाहिर बात है कि फिर परेशान भी होती हैं, बहुत मन में एक अवसाद भी जन्म लेता है। फिर कभी कभी होता है कि हस्बैंड वाइफ रह तो रहे हैं साथ साथ, लेकिन उनमें तालमेल सही नहीं होता है, सही रिश्ता नहीं होता है। हस्बैंड को अक्सर लगता है कि ये पत्नी का काम है, घर संभालना पत्नी का काम है, बच्चे को देखना पत्नी का काम है, बाकी जो है वो सब पत्नी का काम है, मेरा काम सिर्फ कमाना है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो भी अवसाद देखने में अक्सर मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्थिक स्थिति कमजोर होना। अगर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ है घर की, पैसे की भी क्राइसिस है, तो ये अवसाद और अधिक हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनके कारण क्या हैं और क्या कारण है। वो तो रिस्क फैक्टर्स थे कि जिन घरों में वैसा हो रहा था उसमें अवसाद ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन क्या कारण है, क्यों होता है ये अवसाद, इसकी रूट कॉज एनालिसिस क्या है। तो ये मेनली इसकी जो कॉज है वो हार्मोनल चेंजेस होती है। हम सबको मालूम है कि गर्भावस्था में महिला के शरीर में बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और प्रसव के उपरांत भी इन हार्मोन्स में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा होता है। स्पेशली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं उनमें बहुत तेजी से बदलाव होता है। और ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो दिमाग पे काम करते हैं, एंडोर्फिन सीक्रेशन पे काम करते हैं और व्यवहार में इस उतार चढ़ाव का बहुत असर पड़ता है। तो ये तो मुख्यतः ये प्रसव उत्तर अवसाद के पीछे यही हार्मोनल जो चेंज है, हार्मोन्स में होने वाले जो बदलाव हैं, वही मुख्य कारण है। इसके अलावा बहुत सारे, हमारे तो समाज इतना, हमारा इंडियन सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें बहुत सारे सामाजिक कारण भी होते हैं। एक बहुत कॉमनली हम लोगों ने जो कारण देखा है वो ये कि अक्सर अगर बेटे की चाह हो और बेटी हो जाए तो भी महिला पे के अंदर काफी तनाव होता है और वो घर और सबकी बातें सुनती है और बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी महिलाओं में भी बहुत अवसाद जन्म ले लेता है। और फिर और एक बहुत कॉमन सामाजिक कारण होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। जैसे आप नहीं चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी हो, है ना, कहीं कभी लड़कियां पढ़ रही होती हैं, कभी हस्बैंड को अच्छी नौकरी नहीं होती है, लेकिन उसी समय गर्भावस्था हो जाती है ना, गर्भधारण हो जाता है। तो सभी ये समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये बच्चा कर लो। तो ऐसे जब अनवांटेड सी प्रेगनेंसी हो, अनप्लैन्ड प्रेगनेंसी हो, तब भी अवसाद बहुत कॉमनली देखा गया है। फिर यदि घर की बाकी जिम्मेदारियों के साथ बच्चे की भी जिम्मेदारी सिर्फ नई माँ के ऊपर हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है इस अवसाद का। फिर कई बार ये जो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनके अंदर ऑफिस में अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाने का, अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने का भी बहुत बड़ा डर होता है। क्योंकि अक्सर जब महिलाएं घर से निकलती हैं तो वो कई तरह की बातें सुनती हैं ऑफिस में। जो उनके मेल कुलीग्स होते हैं, जो पुरुष जो सहयोगी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई इनका क्या है, ये तो अभी प्रेग्नेंट हो गई हैं, अभी गर्भवती हो गई हैं, अब ये छुट्टी ले लेंगी, अब वो बैठ जाएंगी, ये अच्छा काम नहीं करेंगी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके बॉस जो होते हैं उनमें, उनके अंदर भी ये वाली फीलिंग होती है। तो अपने को प्रूव करने के लिए भी महिलाओं के अंदर बहुत स्ट्रेस होता है, इन नई माओं के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है कि मैं कोई
एक्स्ट्रा छुट्टी ना लूं, मैं समय से ऑफिस पहुंच जाऊं, या मैं ऑनलाइन काम कर रही हूं तो मैं समय पे लैपटॉप पे बैठ जाऊं, और उसके लिए वो सुबह से उठ के जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाती है, सब कुछ करती है, सारी जिम्मेदारी ओढ़ के और सब कुछ निपटा के कि 8:30 बजे लैपटॉप लेके बैठ जाना है, कि मैं किसी से कमजोर ना पड़ूं, कोई मुझे बुरा ना कहे, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरा प्रदर्शन किसी तरह अपने पुरुष सहयोगियों से कम ना हो। तो इसका जो डर होता है, इसका जो स्ट्रेस होता है, वर्क प्लेस बेस्ड स्ट्रेस, ये भी इस पोस्टपार्टम ब्लूज का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। फिर अक्सर देखा गया है कि गर्भावस्था में और उसके बाद जो रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उसमें बहुत दूरियां आ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो शादी की शुरुआत की जो जैसा फीलिंग्स होती हैं, जैसे इमोशंस होते हैं, वैसे नहीं रह जाते। तो इन दूरियों के कारण भी वाइफ को अक्सर लगने लगता है, माँ को लगने लगता है कि मैं नेग्लेक्ट हो रही हूँ, मुझसे किसी को मतलब नहीं रहा, कोई मेरा ध्यान नहीं देता है। तो ये दूरियां जो होती हैं, ये भी अवसाद का कारण होती हैं। फिर ये जो मदर होती, नई मदर, ये बहुत ओवरवर्क नेचुरली हो जाती है, क्योंकि अगर वो सिर्फ घर पे रह के बच्चे को भी देख रही है तो भी दिन भर अगर देखो तो वो बच्चे को पहले दूध पिलाती है, फिर उसको डकार दिलाती है, फिर एक बार डकार हो जाती है तो फिर वो बच्चे की शूशू पोटी होती है, फिर उसको साफ करती है, फिर कपड़े साफ करती है, फिर बच्चे के और चीजों का ध्यान देती है, फिर मालिश हो रही है, फिर साफ हो रहा है बच्चा, फिर ठंड से बचाया जा रहा है। पूरे समय यदि देखो तो वो बच्चे में ही लगी रहती है और अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाती है। और ये बहुत जरूरी है कि माँ को खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर वो पूरे समय इन्हीं चीजों में, घर में और बच्चे में उलझी रहती है, तो ये भी अवसाद का एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। और ऐसी माँ की नींद नहीं पूरी होती है, थकी रहती है, तो अवसाद से ग्रसित हो जाती है। और कई बार हमारी जो माएं हैं, उनको ये होता है कि मैं बेस्ट मदर बनूं, है ना, एक बहुत अच्छी, हर कोई चाहता है कि मैं बहुत अच्छी माँ बनूं। तो ये जो बहुत अच्छी माँ, एक सुपर वुमन बनने का जो जोश होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है, ये बहुत दबाव डालता है। तो ये सारी चीजें, या अपने शरीर के, कुछ लोग बेडौल हो जाने से बहुत परेशान होते हैं, कभी कभी घर में या पति बहुत छीटाकशी कर देते हैं, तो ये भी चीज बहुत बुरी लग जाती है। और ये सारी चीजें, ये सारे कारण जो हैं, इनकी वजह से ये प्रसव उत्तर अवसाद होता है। तो यदि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और शुरू में कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक तो हम जागरूक हो, हम में अवेयरनेस हो कि ऐसी प्रॉब्लम्स महिलाओं में होती है। फिर इन सारी चीजों का ध्यान हम दें, हम इनको पिकअप करें जल्दी जल्दी, कि ये साइन है, इसको पिकअप भी करना चाहिए। वो तभी होता है जब हम अवेयर होते हैं। इसीलिए ये क्लास रखी गई है यहाँ पे, कि हमारी सारी सहयोगी जो हैं वो भी, उनमें अवेयरनेस हो, फिर आप गर्भवती महिलाओं में, उनके घर परिवार में इस चीज की अवेयरनेस स्प्रेड करें, इस बारे में जागरूकता पैदा करें कि ऐसी परेशानी होती है जो हार्मोन चेंज की वजह से होती है और जो सामाजिक कारणों से बहुत बढ़ जाती है और अवसाद का रूप धारण कर लेती है, जिससे कि सभी इसके बारे में जागरूक हो और ऐसी परेशानियों को एड्रेस करें, इन सारे कारणों को एड्रेस करें, कि कोई भी नई माँ को इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े और वो जो उसकी उदासी है वो ठीक हो जाए और माँ ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोनल बदलाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है इस डिप्रेशन का। और इसमें अगर उचित सहयोग मिले, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लगे, कोई ठीक नींद देने वाला हो, कि कोई सोने के लिए कुछ समय उसको मिल जाए, खाने का उसके ध्यान दिया जाए, तो ये डिप्रेशन बहुत हद तक कम हो सकता है। अब चलिए देखें कि
इससे कैसे बचा जा सकता है ना, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया है, इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, और महिलाओं और उसके परिवार को, स्पेशली हस्बैंड को और फैमिली को जो उसके साथ रह रहे हैं, उनको गर्भ धारण के समय ही इसकी जानकारी देना। जो हमारे साथ जुड़ी आज जो बहनें हैं, उनके जिम्मे में आता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको इसके प्रति जागरूक करें, और गर्भावस्था के 9 महीने में इसके बारे में सबको बताएं, जिससे कि प्रसव के बाद नई माँ को परिवार का सहयोग मिले, पति का सहयोग मिले, और उसकी जो जरूरतें हैं वो उसमें मदद मिले। क्योंकि सबको ये समझना जरूरी है कि वो कई तरह की शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजर रही होती है। इस समय उसको बहुत इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, बहुत कोई उसको बहुत भावनात्मक सहयोग दे, बहुत पेशेंटली उसके साथ डील करें, उसको डांटे नहीं, उस पे झपटे नहीं, उसको गद्दे से ना बात करें, क्योंकि वो माँ, उसमें तो ऑलरेडी बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से वो परेशान है। और यदि आपने सहयोग नहीं दिया, घर वालों ने सहयोग नहीं दिया, और हस्बैंड ने गंदे से बात कर ली या किसी ने डांट दिया, तो वो अपना धैर्य खो बैठेगी और वो अवसाद से ग्रसित हो जाएगी। और बहुत जरूरी है ये सबको बताना कि किसी भी नई माँ पे बहुत अच्छी माँ बनने का दबाव ना डाला जाए, और उसके बच्चे की देखभाल करने में भी उसकी मदद किया जाए, और जितना हो सके माँ को आराम करने का समय दे। सोने के, जब वो माँ सो रही हो तो सभी बच्चा सो रहा हो तो माँ भी सो सके, और ये भी ध्यान रखें कि घर का वातावरण खुशनुमा हो। इसीलिए मैं बार बार इसको कह रही हूँ कि इस अवसाद से निपटने के लिए सबसे जरूरी है घर में परिवार वालों को और उसके साथ जो रहने वाले हैं, और स्पेशली उसके पति को ये काउंसल करना, उसको जागरूक करना कि ये सब उसके हिस्से भी कुछ काम बढ़ेगा, उसे भी मदद करनी है, और सभी को मिलके घर का वातावरण बहुत खुशनुमा रखना है, जिससे माँ दुखी ना हो, माँ अवसाद से ग्रसित ना हो। अच्छा, अब ये देखें कि अब डॉक्टर के पास कब जाना है। हम लोग तो ज्यादातर चीजें खुद ही वो ठीक कर सकते हैं, तो डॉक्टर के पास कब जाना है? डॉक्टर के पास जाना है यदि ये बेबी ब्लूज के लक्षण 2 हफ्ते के अंदर खत्म नहीं हो रहे हैं, 2 हफ्ते से अधिक चल रहा है, डॉक्टर की राय लेनी जरूरी है। यदि नई माँ का किसी काम में मन नहीं लग रहा है, यदि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही है, अगर वो उसका तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा, वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, वो बहुत चिल्ला रही है, या खुद को और बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या उससे बात करें, उससे पूछें कि तुम्हें नींद आ रही है या नहीं, तुम्हें भूख लग रही है या नहीं, क्यों नहीं खाना खा रही हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। और यदि उससे पूछें कि कुछ उसे कुछ ऐसा दिख या सुन तो नहीं रहा है जो दूसरों को दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा हो। यदि इनमें से कोई भी लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये पारिवारिक सहयोग से, इमोशनल सपोर्ट से बहुत हद तक एड्रेस हो जाता है। और इससे अगर ना हो तो एक प्रॉपर काउंसलर के पास जाएं और दवाइयों की मदद लें, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, और इलाज होना चाहिए। ठीक है। और साथ में बहुत जरूरी है ये ध्यान देना कि जो गर्भावस्था में गर्भ संस्कार के तहत मां कर रही थी वो लगातार करती रहे, अच्छा आहार लेती रहे, विटामिन मिनरल से भरपूर सात्विक भोजन करती रहे, नशीले पदार्थ से परहेज करती रहे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम योग करती रहे, डीप ब्रीदिंग करती रहे, थोड़ा चलती फिरती रहे माँ,
प्राणायाम एवं मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तनाव कम करने में और प्रसन्न चित्त रखने में माँ को। तो ये भी बताना बहुत जरूरी है कि गर्भ संस्कार में जैसे बताया जाता है माँ को कि वो अपना ध्यान रखे और खाने पीने का ध्यान, व्यायाम का ध्यान, चैंटिंग करे, वो मंत्र का जाप कर ले, प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, ये सारी चीजें उसके तनाव को बहुत हद तक कम कर देंगे और माँ प्रसन्न रहेगी। और एक प्रसन्न माँ को कभी अवसाद नहीं होता है, वो कभी पोस्टमार्टम ब्लूज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस उससे नहीं होता है। और संगीत सुनना भी बहुत बहुत जरूरी है, ये सभी को बताना है, सभी नई माँओं को मोटिवेट करना है कि वो संगीत सुने। और जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल क्लासिकल और राग ही सुने, जो उनको पसंद हो भजन सुने, जो अच्छा संगीत सॉफ्ट म्यूजिक उनको पसंद हो वो सुने, क्योंकि संगीत भी तनाव को दूर करने में काफी मददगार हो सकती है। तो एंड में मैं सिर्फ ये कंक्लूड करना चाहूंगी कि ये एक जो प्रसव उपरांत अवसाद है, ये एक गंभीर समस्या है और शुरुआत में ही इस समस्या पे गौर करना बहुत जरूरी है और ऐसा करने से इस परेशानी को बढ़ने से बचाया जा सकता है। और अगर आपने इसके लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया और स्वास्थ्य पर गौर नहीं किया, नई माँ के स्वास्थ्य पे किसी और ने या माँ ने स्वयं गौर नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार कि आपने इतनी पेशेंटली ये सारी बातें सुनी